भाजपा ने नीतीश के पांडवों पर दांव खेल दिया है। पशुपति पारस के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंत्री बने तो जदयू कोटे से बने, ये नीतीश के साथ रहें तो बहुत नीतीश को फायदा होते या इनको फायदा होते, हमको नहीं दिखा है आज तक। मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं जाऊंगा, अंतिम सांस तक मैं इसी गठबंधन में रहूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि बिहार में सरकार जब चाहे बना लें, उनको भी ये लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। हमारे साथ संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा हैं जो आज एक खबर की चीरफाड़ करेंगे। एक खबर हमारे स्टेचर पर है और खबर है कि सबसे बड़ा करार नीतीश के ये 5 पांडव बनाएंगे भाजपा की सरकार। तो सर, सबसे बड़ा करार हो चुका है, वो नीतीश कुमार के 5 पांडव भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। बातें समझ में नहीं आई, कौन से 5 पांडव हैं और कैसे आप कह सकते हैं कि वो भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति जिस ढर्रे पे शुरू की थी वो राजद विरोधी थी। राजद जब अपने प्रचंडता पर थी बिहार में, उसके समर्थकों की संख्या इतनी थी कि चुनाव का रिजल्ट पहले ही घोषित हो जाता था चुनाव से। और ये दौर अगर बिहार में बदला तो उसके सबसे बड़े नायक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार को इसी बात का क्रेडिट नहीं मिलता है कि उन्होंने तथाकथित जंगल राज से बिहार को वापस निकाला, बल्कि इस बात का भी क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने लगातार जो व्यवस्था बदल नहीं पा रही थी 15 साल से, उस पर भी रोक लगाई। हालांकि विडंबना है कि जिस व्यवस्था को उन्होंने बदलने की एक बड़ी चेष्टा की और उसका फिर उन्होंने देश भर में घूम घूम कर क्रेडिट भी लिया, उसको वापस 2015 और फिर 22 में स्थापित कराने वाले भी नीतीश कुमार ही कहे जाएंगे। एक और विडंबना ये है कि जिस ठहराव को रोकने के लिए नीतीश कुमार आए थे, वो खुद ही उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। 15 साल अगर लालू यादव की सत्ता रही तो नीतीश अब 18वें 19वें में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब स्थायित्व जो है वो प्रकृति का बहुत बढ़िया नियम है, लेकिन प्रकृति स्थायी नहीं होती है, और जो चीज़ स्थायी होता है वो सड़ जाता है कोई भी चीज़। नीतीश कुमार ने बिहार का विकास भी किया और वर्तमान बिहार के विकास के सबसे बड़े अवरोधक भी वही हैं, ऐसा भाजपा बार बार कहती है। भाजपा नीतीश कुमार के साथ चली जरूर जाती है, लेकिन हर बार नीतीश कुमार को निपटाने का कुछ ना कुछ उपाय खोजती रहती है। और उसी रणनीतियों में काम करते करते भाजपा ने 2020 में नीतीश कुमार के पीछे कुछ ऐसे भूत छोड़ दिए थे मंत्र फूंक कर, जो उनको कमज़ोर करने में लग गए, जिन भूतों को नीतीश चाह कर भी पीछे नहीं छुड़ा पा रहे हैं। एक जा रहा तो एक चला रहा है, एक जा रहा तो एक चला रहा है, और यही कहीं ना कहीं नीतीश की राजनीति कमज़ोर भी हुई, यही नीतीश निष्प्रभावी भी हुए। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि आज भी नीतीश जी, नमन जी जरा मुड़ के देखिए पीछे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं भी कागजों पर, लेकिन ये वो नीतीश कुमार नहीं है जिनको बिहार ने चुनकर लाया था, 2005 में लाया था। ये वो नीतीश कुमार हैं जो बिहार को अब मौका ही नहीं दे रहे कुछ और चुनने का। ये वो नीतीश कुमार हैं जो अपने बियॉन्ड ना खुद सोच रहे हैं ना जनता को सोचने दे रहे हैं। ये वो नीतीश कुमार हैं जो चुनी हुई सरकारों को बार बार हिला देते हैं अपनी मर्जी से केवल, और उसके बाद फिर दूसरी सरकार बना देते हैं। ना तो बिहार में भाजपा की दाल गलने वाली है, ना बिहार में अकेले नीतीश कुमार सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो कि बिहार में सरकार जब चाहे बना लें, उनको भी ये लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। केवल नीतीश कुमार के इधर से उधर करने की वजह से तेजस्वी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। और इस बार तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात हुई, सरकार बनाने की तैयारी हुई, और ये सारी रणनीतियों पर काम हो रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य था कि तेजस्वी यादव को उस कुर्सी तक पहुंचाना। नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में जाना था, लेकिन जिस तरीके की रुचि दूल्हे को दिखाना चाहिए विवाह के लिए, वो रुचि उसमें नहीं दिख रही है। बाराती पूरा एक्साइटेड है, लेकिन दूल्हे के अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है उस बड़े ओकेजन के लिए। तो कैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार की मनसा साफ है? कैसे मान लीजिए कि पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के आसपास एकजुट हो जाए? इनसे बड़े बड़े नेता, इनसे इंडिपेंडेंट राज्यों में सरकार बनाने वाले लोग इनको नेता मानकर इनके पीछे खड़े हो जाए। तो ऐसा ना हुआ कि क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट, मैं फेल नहीं कहूँगा, नीतीश अच्छे स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उसको पहला बेंच में बैठा के मॉनिटर बना दीजिए और पूरे क्लास को कहिए कि इसी के कॉपी से नोट उतारो तुम लोग।
तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना उन बच्चों के साथ। देखिए पीछे वाला का तो ठीक है, जो सबसे मान पीछे लेगा, आराम ठीक है से भाई। माझी लिखा लोग आदमी, हाँ ठीक है सर, इसे कॉपी कर लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए तो ये बहुत घातक होगा, जिनके पास इतना बड़ा जनाधार है कि वो पिछले चुनाव में एग्जिट पोल में, सारे एग्जिट पोल में सरकार बना रहे थे। केवल हम ही लोग पता नहीं मति भ्रमित कर गए कि हम लोगों ने उनकी सरकार नहीं बनाई, हालांकि बाद में बनी भी नहीं, कुछ तो हम लोग को ही पता होता है। अब मुख्य मुद्दे पे आना चाहूँगा। देखिए पांडवों की बात आप कर रहे हैं, देखिए भाजपा ने हर हथकंडा अपना लिया है। अब भाजपा का कुछ बिहार में चल नहीं रहा है। नीतीश के बियॉन्ड भाजपा बिहार में एकदम बकरी जैसी है। नीतीश के साथ भाजपा शेर, नीतीश से हटते ही भाजपा बकरी। बुरा लगता है लोगों को, कई लोग फोन पे बोलते हैं कि हाई से बार बार बोलते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये बात है, वो जानते हैं कि भाजपा ऐसी है। भाजपा और फैसले ले रही है अच्छे, तो उसका मैंने कहीं ना स्वागत भी करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि एक अति पिछड़ा के बेटे को मौका मिला भाजपा की राजनीति में। ये सवर्णों के ऊपर माथा पर जो दाग नहीं लगा दिया गया था, वो भी धोने का काम करता है। भाई हम भाजपा के सपोर्टर नहीं हैं, कोई सवर्ण आंख मूंद के भाजपा को वोट नहीं करता है, कोई मुस्लिम उठ के और ओवैसी को वोट करने के लिए नहीं निकल जाता है, कोई पिछड़ा कोई दलित आंख मूंद के साग मुरई की तरह वोट नहीं करता है। सभी कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। हाँ ये जरूर मानता हूँ कि एक व्यापक नैतिक दबाव पड़ जाता है जब एक जाति के लोग एक गांव में रहते हो, हाँ, और जाति का वोट एक तरफ जाता हो, तो नैतिक दबाव बना देता है लोग, कोई कहीं मैंने बहिष्कार भी सामाजिक कर देता है लोग कि भाई साड़ी धोती दिया है सहनी भैया तो सहनी भैया को वोट दो, साड़ी धोती दिया है यादव जी तो यादव जी को वोट दो, साड़ी धोती मिला है आया है राजपूत भाई का तो उसको मिलना चाहिए। तो ये होता है, और इससे इसी वजह से तो बिहार कहीं ना कहीं बदनाम है ना। और इसी वजह से हमें बड़े बड़े पत्रकारों को बिहार में आते हैं, हम लेके एकदम बड़का झंडा माइक ओबीसी भाई ये मैंने आके यहाँ लगाएंगे, यहाँ से मैंने घास खा के घास ही निकाल के चले जाते हैं। उनके विश्लेषण में भी तर्क नहीं दिखता है। उनके बिहार में घूम घूम के खूब मैंने इधर माइक लगा के पूछेंगे तब क्या जात हो, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, सब कर लेते हैं वो लोग, फिर भी बता नहीं पाते कि सच्चाई की कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमेशा उल्टा ही बताएंगे। ये सच्चाई है, मैं मतलब अतिशोक्ति में नहीं बोल रहा हूँ, जो दर्शक देखते होंगे सभी चैनल को जानते हैं अच्छे से। पिछले चुनाव में कौन कौन नहीं हुआ था, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, सी वोटर गड़बड़ा गया था, एक्सिस गड़बड़ा गया था, सारे बड़े चैनल गड़बड़ा गए थे। हम तो अंतिम समय तक हमें तो यादव जी गुस्सा गए थे, हमारे चैनल के समर्थक लोग जो दर्शक हैं, यादवों का बड़ा जनसंख्या हमारे चैनल पे भी है, वो लोग देखता है लोग, तो लोग बुरा लग गया कि नमन जी आप पूरे चुनाव भर तेजस्वी यादव को लेकर थोड़ा सॉफ्ट थे, युवा थे, इसलिए चुनाव में एग्जिट पोल के बाद अब क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है? मैं डरना क्या है भाई, अगर आप ब्राह्मण और यादव वाली बात कर रहे हैं तो यादव तो हमारे जजमान है, डरना क्या आपको? यादव मैंने ये बात कही भी थी। और निश्चित तौर पर एक युवा बिहार का सीएम बने तो उससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे लिए? अरे तेजस्वी बने, चिराग बने, और उनके आगे भी युवा हैं वो बने। लेकिन दिक्कत क्या है कि सच में सरकार नहीं बन रही क्योंकि कांग्रेस कमजोर थी। अब उन रणनीतियों के ऊपर काम होने लगा है बिहार में, क्षेत्रीय समीकरणों को गढ़ने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर जो करके गए हैं बिहार में, उससे भी आगे का काम अब हो रहा है। और कैसे हाइपर लोकल लेवल पर छोटे छोटे समीकरण प्रभावित कर रहे हैं चुनाव को, ये आपको देखना चाहिए। कैसे गोपालगंज में तेजस्वी के समीकरण से ही तेजस्वी की हार हो गई, कुर्नी में कुशवाहा समाज का घातक बन गया, और मुकेश सहनी बहुत बड़े फैक्टर बन के यहाँ पे कुर्नी में चुनाव का रिजल्ट भाजपा की तरफ मोड़ दिए। मामा ने गोपालगंज में काम बिगाड़ दिया तेजस्वी का, और वैसे ने दोनों जगहों पर काम बिगाड़ा तेजस्वी का। अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जब 7 दलों का गठबंधन बना है तो 8वां दल 9वां दल का भी जगह बनता है ना। आपको समुचित भाजपा के खिलाफ रणनीति के साथ उतरना होगा, और नहीं तो भाजपा इक्का दुक्का करके आपका काम बिगाड़ देगी। सरकार आपको हमेशा नीतीश के साथी बनाना पड़ेगा, या नीतीश सरकार बनाएंगे जैसे मन करता है वैसे भाजपा के साथ। हाँ, तो इसको समाप्त करने के लिए, इस राजनीतिक उठापटक का फायदा उठाने के लिए भाजपा ने नीतीश के पांडवों पर दांव खेल दिया है, और इन पांडवों को ये जिम्मेवारी दे दी है कि पूरा जो कौरवों का सेना है बिहार में, 7 दलों का 8 दलों का, जो भी है, सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही पांडवे सही थे या कौरवे गलत थे, लेकिन ये तुक है, और इस तुकबंदी के आधार पर पांडव जो हैं उन पर दाव लगा रही है भाजपा, साफ दिख रहा है। और उन पांडवों के कंधे पर ही चढ़कर भाजपा बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। चाहे नरेंद्र मोदी का पटना में चुनाव लड़ना हो,
वो एक बात बार बार सामने आ रही है, उसका एक तर्क भी बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछली बार भी ये माहौल बन गया था 2019 में, याद होगा ये माहौल बन गया था। लगा था कि मैं ही वो शख्स हूं जिसने खबर चलाई थी कि हमने भोजपुरी में वो खबर की थी, मोदिया लड़ी पटना से, ये एक मतलब व्यंग था। तो वो माहौल बन गया था तब भी, और कहीं ना कहीं इस बार तो पुख्ता लग रहा है कि चाहे सम्राट चौधरी का एक हिंदुवादी छवि की तरह आगे बढ़ना, उसे प्रमोट करना पार्टी के द्वारा, सर्टेन समीकरण के नेताओं को पूरा पीछे ढकेल देना। देखिए अब तो बड़े बड़े चैनलों पर, कल ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा चैनल था जिसने कल डिबेट कराया कि मुस्लिम और यादवों के वोट को भाजपा टारगेट ही नहीं करेगी। ना आप पूरे चुनाव में देखिएगा शहनवाज हुसैन को, ना नित्यानंद राय को, इन लोगों को असंभव है इन लोगों को मौका मिलना। ना इन लोगों को किसी समीकरण देखिएगा, हो सकता है कि नित्यानंद राय का आगे चल के जो मंत्रालय है वो भी उसकी टीम के होने तय है, क्योंकि उसको देंगे उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग हैं उनके पास। निश्चित। देखिए तो उस कड़ी में पांडवों की पहला नाम आता है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी निश्चित तौर पर, मुकेश सहनी नीतीश के पांडव कैसे हो गए, जिसके कैसे हो गए। लेकिन मुकेश सहनी की शुरुआत जो राजनीति हुई थी वो भाजपा की छत्र छाया में 2015 में हुई थी। 15 में भाजपा के लिए स्टार प्रचार करने वाले सहनी धीरे धीरे भाजपा से दूर हुए, और 15 चुनाव के बाद उनको रिजल्ट जो भाजपा के फेवर में नहीं है उसका भी कहीं कमी जब भुगतना पड़ा, और आगे चल के इनकी नज़दीकियाँ महागठबंधन में बढ़ी। महागठबंधन में 18 में पार्टी बनाने के बाद ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुए, रिजल्ट्स वहाँ भी अच्छे नहीं आए इनके लिए। लेकिन जब ये दोबारा एनडीए में आए, अंतिम समय में आपको याद होगा 2020 के चुनाव में एनडीए में इनकी एंट्री मारने की बात हुई, उसके बाद हाँ, जो इन्होंने तेजस्वी को कहा कि मेरे पीठ में छुरा होते तेजस्वी ने, उसके बाद ये आए तो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इनके आगमन को लेकर रास्ता प्रशस्त किया था। हालांकि बात इनकी भाजपा से हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार इनको लेकर अड़ गए थे कि नहीं, इनको साथ ले ही लेना है, क्योंकि इनका एक बड़ा जनाधार है। ओबीसी वोट बैंक में मलाहों का 14% का जनाधार है, उसको आपको अपने पास करना बिहार में बिल्कुल बिहार में अच्छा खासा जनाधार है पूरा, मतलब आप जो जाती हैं सब मिला सब जाते हैं, मतलब सभी नहीं है, सभी मिला जुला के हैं, नोनिया, बिंद, बेलदार, ये सारी जातियों को जो आप जोड़ देते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है, जिसको मुकेश सहनी दावा करते हैं 14% है। और अब जैसे जनगणना हुई नहीं है तो हम तो उसी दावे पर ही रहेंगे। इन्होंने अपने सब सर्वे भी कराया है मुकेश सहनी ने, इन्होंने इंडिपेंडेंट सर्वे कराया है जिसमें इन्होंने दावा किया है 14% हमारी जनसंख्या है। और ये वोट बैंक अगर जिस गठबंधन में होगा, क्योंकि एग्रेसिव वोट बैंक है इनका, और डिजिटल एज का एग्रेसिव वोट बैंक है, मोबाइल से कि चल वोट देना है यहाँ पे, तो वो ऐसे होता है। तो ये फायदा नीतीश कुमार को हो, इसलिए नीतीश कुमार भाप गए थे कि मेरी इस बार खटिया खड़ी हो सकती है, भाजपा के साथ हूँ फिर भी, तो एक कोई भी गलती नहीं करनी है। तो इनको साथ लेकर नीतीश कुमार ने एक रणनीति बनाई थी, भाजपा पर दबाव बनाया था कि भाजपा इन्हें साथ ले, और ये जब आए तो निश्चित तौर पर ये इनका आने का फायदा नीतीश कुमार को हुआ था, भाजपा को भी हुआ था। लेकिन चुनाव के बाद जो इस तरीके से इनको हटाया गया मंत्रिमंडल से, इनके विधायकों को तोड़ा गया, इनको हटवाया कैसे गया, तो विधायकों को तोड़ने के बाद इनके खिलाफ पत्र नीतीश कुमार से निर्गत कराया गया। नीतीश कुमार बार-बार कहते हैं नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो कबूल है, उनको भरोसा था नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार से इनको हटवा दिया गया। अब हटवा दिया गया तो नीतीश उनके बीच में एक बैकड्रॉप ब्लैक बैडलर हुआ। अब उसके बाद भाजपा से इनकी बातचीत हुई, महागठबंधन में इनकी बातचीत हुई, इन्होंने नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को समर्थन भी किया था उपचुनाव में, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं निकला। अगले कुर्नी में चाहते थे कि नीतीश कुमार को टिकट दे दे, जो टिकट कुर्नी की सीट जो खाली हुई थी आरजेडी की, उस सीट को ये चाहते थे, लेकिन नीतीश ने वहाँ से प्रत्याशी उतार दिया, तो थोड़ा सा नीतीश से वहाँ वहीं का थोड़ा सा खुटपट हो गया, खिलाफ नीतीश का प्रत्याशी भी उतार, नीतीश हार में इनका हाथ भी ये कहा जाता है, तो वो भी नीतीश और इनके बीच में खटपट हो गया है। तो नीतीश की बड़ाई भले कर रहे हैं, लेकिन लालू आदि हैं, और भाजपा से इनकी बातचीत चल रही है, इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी तो भाजपा इनको, अभी तो हमलावर दिख रहे हैं मुकेश सहनी आरक्षण को लेकर। निश्चित देखिए ये दोनों गठबंधनों के जले हुए हैं, तो इनको पता है गठबंधनों का दौर है, तो ये उसी तरफ जाएंगे जहां सिक्का मजबूत होगा। और इनका फिलहाल पलड़ा मुझे लग रहा है सम्राट चौधरी और भाजपा की तरफ दिख रहा है। जाके जरूर बोल रहे हैं, लेकिन प्यार में धोखा खाया हुआ आशिक अक्सर प्रेमिका के बारे में कुछ कुछ बोलता ही है, तो ये मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं पीठ में इनके छुड़ा घोपा तेजस्वी ने, तो मुंह पर तमाचा तो भाजपा ने मारा ही था, और उसका बदला आज इनका जन्मदिन भी है, इनको हैप्पी बर्थडे। और ये निश्चित तौर पर उन पांडवों में एक बहुत अच्छे धनुर्धर है जिनकी नज़र हमेशा मछली की आग पर होती है, मुकेश सहनी की। दूसरा गदाधारी भीम,
मांझी जी। मांझी जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं बिहार में जिनको अगला मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है जी। लेकिन इनकी गदा सामने वाले का चेहरा नहीं देखती है। चल गया तो नीतीश कुमार पर चल सकता है जी। तो ये उस तरीके के हैं और इनका वोट बैंक भी ठीक ठाक है, जिसे अगर प्रभावित करने की बात की जाए तो कोई प्रभावित नहीं कर सकता इनके अलावा। इनका वोट बैंक इन्हीं का है। मतलब हर मांझी समाज के लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल अगर नहीं भी हैं, जीतन राम मांझी हमारा नेता है। ये जिता नहीं सकते हैं आपको चुनाव, ये कहीं लड़ के अकेले जीत नहीं पाएंगे, हरा सकते हैं लेकिन हरवा सकते हैं, इनका टैलेंट है। और मांझी जी को मंच से नीतीश कुमार को क्या कहना पड़ा था आपको याद है ना, पूर्णिया वाले रैली के मंच से? नहीं, याद नहीं मुझे कि मांझी जी आपको बुलाता है सब, हाँ, बुला रहा है सब, लेकिन जाना नहीं, हम आपको बोल देते हैं सारे जो मिला है आपको हम ही दिए हैं, आगे भी आपको हम ही देंगे। तो ये जो मिलेगा वो देंगे, ये कहकर नीतीश फंस गए। नीतीश ने क्या कहा कि आपको जो मिला हम ही दिए और आगे भी हम ही देंगे। तो मांझी जी ने कहा ठीक है, तो वो मंत्रिमंडल बढ़ाई मेरा, MLC वाला सीट में वो सीट दीजिए। दोनों जगह नहीं मिला। तो आप जब कहिएगा सर सैलरी दीजिएगा, हम आपको कहेंगे सैलरी देंगे हम ही देंगे, और नहीं देंगे तो फिर क्या कीजिएगा, भाग में कीजिएगा। वही हाल है, कहीं ना कहीं मांझी जी का जो वोट है बहुत कीमती वोट है, भाजपा भी जानती है इसको। और भाजपा जी अगर बिहार में किसी एक पार्टी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखती है, भाजपा को थोड़ा सा भी जिससे दुश्मनी नहीं है, वो मांझी जी की पार्टी है। मांझी जी को देखकर आज भी नरेंद्र मोदी का चेहरा खिल जाता है। मंच पर मांझी जी मौजूद हो तो देखिएगा नरेंद्र मोदी का चेहरा, और पूरा खुश रहते हैं। राम विलास पासवान वाला कंफर्ट उनको वहाँ मिलता है, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। मैं निश्चिंत हूँ कि मांझी जी को लेकर भाजपा ने एक रणनीति बनाई है, और भाजपा के जो सिपे सालार हैं यहाँ पे, जो नेतागण आए हैं प्रभारी बन के, वो सभी मांझी जी को संपर्क में रख रहे हैं। आपको चुनाव में ये जो रिजल्ट है ये देखने को मिलेगा, अब मैं निश्चिंत करता हूँ आपको। हालांकि दावा कर दिया है कि हम सीएम हमारा बेटा बनेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ गठबंधन दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्यों नहीं, सीएम इनका बेटा बन सकता है, बिल्कुल बन सकते हैं। इनके बेटे में काबिलियत है, पढ़े लिखे नेता है, एक जनाधार है पीछे में खड़ा हुआ, और पिछड़ा समाज अगर इनके साथ घूम रहा है तो गलत क्या है। इनका दावा बिल्कुल सही है जहाँ आई है। अभी बिहार युवाओं को आगे करने की जरूरत है, बिहार के युवाओं को राजनीति में। तीसरा देखिए, मैं चिराग पासवान का नाम लिखूंगा तो कई लोगों के भौं खड़े हो जाएंगे, क्या रे ये संभव कैसे है। नीतीश कुमार का कैसे आप कह सकते हैं पांडवों में से एक चिराग पासवान है। तो देखिए, चिराग पासवान बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञों में से बिहार के नहीं, लेकिन ये इतने मजे हुए राजनीतिज्ञ के पुत्र हैं कि अगर लिविंग रूम में बैठ के चावल दाल खात हुई हैं, उन्हें बाबूजी राजनीति कर हुई हैं, तो बुझा जात हुई। कहा जाता है चावल दाल में के कटोरा में प्लेट में घी गिरा दीजिए एक चम्मच कहीं, तो पूरा चावल दाल में मिल जाता है। वही है, चिराग पासवान राजनीतिक परिपक्वता धीरे धीरे दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत कैलकुलेटेड मूव कर रहे हैं, ये ज़्यादा चिंतन मोड में अभी हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं बिहार की राजनीति को। चूँकि ये कोई मतलब इन्हें ट्रेनिंग देके नहीं यहाँ लाया गया है, यहीं काम करते हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होता है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। तो परिपक्व लोगों के साथ काम किया है, अब संघर्ष किया है, किया है, खासकर पासवान जाने के बाद। जब चिराग पासवान आए थे बिहार तो सब लोगों ने क्या कहा था, चाचा भी बोल रहे थे कि अरे ये नहीं घूमेगा, ये तो हेलीकॉप्टर वाला नेता है, पकड़े नहीं किया, तो दिल्ली वाला नेता है, ये है वो है, पल्ला पे ही फिल्म स्टार है। लेकिन चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से या बिहार में अनेक यात्राओं के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहे हैं। बताएं कि हम सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं। चिराग पासवान बिस्लेरी से मुंह धो लें, कोई उनका समर्थक कह दे, कोई उनका विरोधी कह दे कि बारे बिस्लेरी से मुंह धोते हैं, लेकिन वो धूल फाकने के बाद मुंह धोते हैं। मैं इन्हीं कह रहा हूँ कि धोते ही हैं, लेकिन यदि आप आरोप भी लगा रहे हैं तो ये देखा है बिहार ने कि चिराग पासवान ने धूल फाका है। महल में रह सकते हैं लेकिन महल छोड़ त्याग करके जमीन पर उतरे हैं। अब उस समय चिराग पासवान सिक्योरिटी लेके नहीं घूम रहे थे, आज भले भाजपा समझ गई है तो भाजपा इनको सिक्योरिटी दे दी या जो भी कारण रहा, लेकिन चिराग पासवान उस समय सिक्योरिटी लेके एक बड़ा तामझाम लेके नहीं जाते थे, अपने समर्थकों के साथ हुजूम के साथ कहीं चले गए, थाना में घुस गए, कोई गरीब दलित मारा गया वहां पहुंच गए, दलित नहीं कोई अगर किसी और के साथ अन्याय हुआ वहां पहुंच गए। एक समय तो इनको पप्पू यादव कहने लगा था कि सब हर जगह पहुंच रहे पप्पू यादव की तरफ, लेकिन यही तो तरीका है ना राजनीति। अगर जनता के बीच विश्वास आपको पैदा करना है, एक नया चेहरा बनाना है, और जो एक नैरेटिव पहले बन गया आपके खिलाफ, ये तो हवाई नेता है, शहजादा है, तो उसको तोड़ने के लिए चिराग पासवान ने बहुत मेहनत किया, और उसके चलते तो उनको उनकी बड़ाई होनी ही चाहिए। लेकिन जनाधार की बात, 5% से 8% ये जनाधार मतलब
जो पक्ष के हैं इनके वो 5% कहते हैं, 8% कहते हैं, और जो विपक्ष के हैं वो 5% कहते हैं। लेकिन अगर दलितों का जनाधार पूरा जोड़ा जाए तो बिहार में 10% के आसपास का है। और ये अगर चिराग पासवान के नाम पर बढ़ जाए तो चिराग / यहाँ लिख दीजिए पशुपति पारस, कहानी में ट्विस्ट। अब चिराग या पशुपति पारस ये दोनों एक रहेंगे, भाजपा तो एक ही रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि चिराग पासवान को भाजपा इतना सीट जरूर दे देगी कि जितना में वो लोकसभा अपना निकाल लें भाजपा के साथ, और फिर से एमपी पहुंचे सदन तक। ये चिराग के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल है। उसके बाद वो 25 की तैयारी में लग सकते हैं, भाजपा से लड़ना वो लड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट लड़ाई पशुपति और चिराग में होती नजर नहीं आ रही है बिहार में 24 के चुनाव में। ऐसे में पशुपति पारस वो व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है कि जिन्होंने जो चिराग की पार्टी तोड़ी तो वो ललन सिंह और नीतीश के इशारे पर तोड़ी जी। पशुपति पारस के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंत्री बने तो जदयू कोटे से बने। आज भी कहा जाता है कि इनके सारे सांसद सहित पशुपति पारस चिराग अगर आ जाएंगे इंडिया में तो नीतीश के साथ एक दिन में चले जाएंगे। लेकिन पशुपति पारस ने बंद कमरे में मुझसे भी ये बात कही, और बहुत ठोक कर ये बात कही कि नमन जी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हालांकि राजनीतिकों का भरोसा नहीं होता है, खासतौर पे मौसम वैज्ञानिक परिवार से तो समझ ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो बादल बिजली समझते होंगे ये भी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा, जस्ट मेरे से बात हुई उसकी थोड़ी देर बाद, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं जाऊंगा, अंतिम सांस तक मैं इसी गठबंधन में रहूंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं तकाजा है। और नीतीश कुमार के साथ जब इतना कुछ इनको मिला और आज भी ये भाजपा के साथ टिके हुए हैं मजबूती से, नरेंद्र मोदी से जाकर अपने सांसदों को मिलवाते हैं, परेड कराते हैं, ये कॉन्फिडेंस देना है नरेंद्र मोदी को कि मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, चिराग की आवश्यकता हो ना हो मैं आपसे। देखिए बहुत गलेबल पार्टी है, बहुत सपोर्ट कर रही है भाजपा को। भाजपा ने फैसला लिया कि सम्राट चौधरी को हम आगे करेंगे तो उन्होंने कहा कि सीएमए बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। लगता है कि मैंने चिराग कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, तो कहते कोई कहीं जाए न जाए, हम नहीं जा रहे हैं, मेरे सांसद सारे ये रहे, फैसला आपको करना है। तो ये बहुत बड़ा गठबंधन का पालन करना है, ये पूरी तरीके से सपोर्ट करना हो गया गठबंधन को। तो चिराग को भी इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, ये नैतिक जिम्मेवारी उन पर दबाव बढ़ जाता है उस पर। तो तीसरे जो गुट में है, एक नहीं बल्कि दो हैं, चिराग और पशुपति पारस, ये दो मिलाकर एक पांडव है, रामविलास के वंशज। चौथे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए चौथा जो पांडव है वो कोई और नहीं बल्कि खुद उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सहोदर भाई कहे जाते हैं, राजनीति में सहोदर भाई। जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आए तो विडंबना ये हुई कि चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला पार्टी को, वरना उपेंद्र कुशवाहा कितने मजबूत हैं, कितने कीमती हैं, ये बात समझ में आई होती। नीतीश तो निश्चित तौर पर जानते थे कि लौकों से एक होगा तो उसका फायदा मुझे मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा को निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज का एक बड़ा जनाधार है जो सपोर्ट करता है, लेकिन उसको चेक करने का तरीका यही था कि ये दोनों भाई चुनाव में जाते किसी उपचुनाव में तो टेस्ट हो नहीं पाता है। लेकिन जब ये नहीं जा पाए, और खास बात ये रही कि कुर्नी चुनाव आते आते जिस जगह पर जनसंख्या कुशवाहा समाज की ज्यादा थी वहाँ उपेंद्र कुशवाहा को पूछा तक नहीं पार्टी ने, नाराजगी इसी बात की थी। और यहीं मेरी खबर को उपेंद्र कुशवाहा ने पुष्ट कर दिया था कि सही बोल रहे हैं नमन जी, मतलब उन्होंने मुझसे नहीं कहा लेकिन वो उनके इशारे में समझ में आया कि वो समझ गए हैं कि कोल्ड वॉर चल रहा है, मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ, अब यहाँ से बोझा बिस्तर उठा लेना है। कई बार नीतीश और इनकी एकता आई है देखिए सामने, लेकिन फिर अलग भी ये हो गए हैं। दोनों महत्वाकांक्षी हैं, दोनों की अलग अलग विचारधारा है, दोनों अलग अलग समाजों से आते हैं, जो समाज कहीं ना कहीं बेटे बेटे से जुड़े हुए हैं। अब दिक्कत क्या है कि ये नीतीश के साथ रहें तो बहुत नीतीश को फायदा होते या इनको फायदा होते हमको नहीं दिखा है आज तक। अगर हुआ भी है तो वो हमेशा दुराव टूट हुआ है, उसमें जितना पाया नहीं उससे ज़्यादा गवाया। 5 लाख की ब्याह कराने में 5 लाख खर्चा और डिवोर्स कराने में 10 लाख जितना पाया नहीं उससे ज़्यादा नुकसान है। तो ये इन दोनों के बीच हमेशा होता रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है नीतीश कुमार को हर बार। उपेंद्र कुशवाहा तो मतलब
भुगतना पड़ा है। हाँ, MP भागे, सांसद भागे, कई बार ये भी इस्तीफा दे दिए, पार्टी के विधायक कार्यकर्ताओं को लेके भाग गए, तो ये होता रहा है। और जो इनके साथ भागा है वो वापस नीतीश का जरूर गया है। ये खास बात ये भी रहा है अब तक का, जो भागा है वो वापस इनके साथ जरूर गया है। तो कहीं ना कहीं रणनीति के तहत ये इस बार नीतीश से अलग हुए हैं। इनको पता है कि आने वाला समय लवकुश राजनीति का होगा। कुशवाहा राजनीति मजबूत हुई है, कुशवाहा ही अगलंता बिहार का नीतीश का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, और भाजपा भी कुशवाहा को आगे करेगी। तो इन्होंने इसी सब चीज को देखते हुए पूरी तरीके से जो भाजपा के साथ देने का इन्होंने मन बना लिया है। भाजपा सम्राट चौधरी को आगे करे, सम्राट चौधरी को आगे करे या जो करे, इनको अपनी एबिलिटीज पे पूरा भरोसा है। और ये बिहार में इस बार मुझे लगता है कि इस गठबंधन में सबसे ज्यादा टिकट प्रोक्योर कर पाएंगे भाजपा से। अच्छा, तो ये एक मजबूत पांडवों में से हैं जो नीतीश कुमार को कमजोर और भाजपा को मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार के ही लोगों में से ये है। अगला नाम, पांचवा नाम, बिल्कुल चौंकाने वाला नाम नहीं है, लेकिन कई लोग चौंकेंगे। RCP सिंह का नाम है। अच्छा, RCP सिंह लवकुश समीकरण में महत्वपूर्ण कुर्मी से आते हैं। कई लोग कहते हैं कि आज तक जनाधार उनका नहीं दिखा, कभी चुनावी नेता नहीं है, हवाई नेता हैं। RCP सिंह को पार्टी बोझ बनाकर लेकर चल रही थी। नीतीश कुमार इतना भरोसा नहीं दिखाते किसी हल्के नेता पर, और नीतीश कुमार अक्सर जिन नेताओं को साथ लेकर घूमते हैं वो गैर चुनावी नेता होते हैं, चुनाव लड़ने वाले नहीं। चाहे आप संजय झा को देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए अशोक चौधरी को, या आसपास उनके एक गुट देखिए। ललन सिंह को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे कोई नेता नहीं है जो चुनाव बहुत लड़ना जीतना पसंद करते हैं। कई बार आपने देखा कि चुनाव लड़ने के बावजूद जो नीतीश कुमार के पहले के नेता हैं, शरद यादव जी जो थे मरहूम, वो भी चुनाव हारे हैं। आपने देखा वशिष्ठ नारायण को पार्टी बार बार बैकडोर से भेजती रही। पवन वर्मा हो, केसी त्यागी हो, ये सारे लोग बैकडोर राजनीति से ही मैंने कहीं ना कहीं उत्पन्न हुए। नीतीश खुद बैकडोर राजनीति करते हैं। नीतीश भी चुनाव नहीं लड़ते हैं बिहार में। इतने दिन के उनके CM का कार्यकाल कर रहा, चुनाव नहीं लड़ा है उन्होंने। और यही कहीं ना कहीं बात साबित करती है कि RCP सिंह भी जितना लोग हल्का समझ रहे हैं उतना हल्का है नहीं, बहुत सारी खामियां जानते हैं। और हमें तो परसों ही खबर पुख्ता जानकारी मिली है कि भाजपा ने RCP सिंह के साथ डील कर ली है। अप्रैल में उस चीज़ का धीरे खुलासा भी होने वाला है। RCP सिंह भी अपने पत्ते खोलेंगे, और भाजपा इनको लेकर बहुत बड़ी रणनीति नहीं बना रही है। भाजपा इनको लेकर छोटी रणनीति बना रही है। दरअसल भाजपा इनके माध्यम से नीतीश को घेरना चाहती है। नीतीश ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, उस पर भी कहीं ना कहीं सीधा हमला उन्होंने ये भाजपा का है। नीतीश के सबसे बड़े सिपह सलार ललन सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ते हैं, वहां घेरा जा सकता है इनको सीधा। और ये खबर हमें प्राप्त हुई है कि मुंगेर से या नालंदा से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। नीतीश कुमार के किसी भी मजबूत व्यक्ति के खिलाफ नीतीश से नालंदा खींच ले या मुंगेर खींच ले, दोनों खींच लेने से कहीं ना कहीं नीतीश बहुत हल्के हो जाएंगे। और ये पांचवें पांडव हैं जो भाजपा को मजबूत भी करेंगे। और इन सभी लोगों को आप जोड़ते हैं तो आप अगर इनके दावे के आधार पर देखते हैं, मुकेश सहनी पहले पांडव 14%, दूसरे पांडव माझी जिनके पास 4% के आसपास का वोट बैंक है, 4 से 5% का, चिराग पासवान जिनके पास 8 से 10% का वोट बैंक है। इसके बाद आप आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, 8% के आसपास इनका भी वोट बैंक का लगभग दावा किया जाता है। उसके बाद अगर आप आते हैं RCP सिंह के पास, तो वही 4% का जो वोट बैंक है, 4 से 5% का ये है। सवर्णों के अलावा इतना बड़ा वोट बैंक अगर भाजपा के पास आए तो भाजपा नहीं जीत जाएगी। यही भाजपा रणनीति कहीं ना कहीं सोचकर चल रही है। हालांकि इसे सोचना और जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल है। इन लोगों के बीच जब सीट डिवाइड करने की बात आएगी तो भाजपा को अपने लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, सिटिंग सांसदों की, जो सबसे बड़ा भेद है कैसे भाजपा इसको हैंडल करेगी। तो साफ तौर पे पूरे विश्लेषण में यही बात पता चली कि कैसे नीतीश कुमार के जो 5 पांडव हैं उन्होंने बीजेपी के साथ करार कर लिया है, और कैसे पांडव हैं उसका भी आपको उदाहरण देकर मामला पूरा समझा दिया गया। तो ये आज का था हमारा पंचनामा कार्यक्रम, जहां हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण किया। आपको सर ने आपको समझाया कि कैसे जो है 5 पांडव नीतीश के वो बीजेपी के साथ करार कर चुके हैं। आप देखते रहे पंचनामा। हमारा आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर खबर अच्छी लगी हो, फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।